चलिए हम अब लक्ष्य रखते हैं 2025 का। 2025 का 10 अक्टूबर का लक्ष्य हमारा होगा पीसीएस। ठीक है। अब हम टेस्ट सीरीज देखिए, डेली जो होता है कभी मिस नहीं होगा, करेंट अफेयर डेली पड़ेगा। ठीक है। क्विक सीरीज जो होता है 1 घंटे की डेली सीरीज चलेगी, फिर जो होता है डिस्क्रिप्टिव भी चलेगी। ठीक है। और आपके साथ सी सेट, बहुत सारे लड़कों का जो होता है ये कंप्लेन आया कि सी सेट में सर फेल हो गए, सी सेट में पीसीएस में फेल हो गए। प्रीलिम्स में जीएस तो अच्छा गया, अच्छा खासा गया, लेकिन सी सेट में फेल हो गए। तो हम लोग सी सेट पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। सी सेट की डेली जो होता है इवनिंग क्लास में जो होता है सी सेट डेली क्लास चलेगा। तो चाहे आप लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास करिए, चाहे जो होता है आपको मतलब ऑफलाइन तो कर नहीं सकते, तो ऑनलाइन क्लास करिए। ठीक है। तो वहाँ पर जो होता है हम ऑनलाइन फ्री क्लास देंगे। सी सेट का कहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर मैथ रीजनिंग कहाँ से क्या पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन हल कराएंगे। तो सी सेट पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो क्विक सीरीज जो होता है आज से शुरू कर लेते हैं। आज से हमारा क्लास जो होता है क्विक सीरीज का शुरू हो गया। अब डेली हम लोग क्विक सीरीज हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अब देर नहीं करेंगे। ठीक है। इंडियन पॉलिटी पहली क्विक सीरीज जो हमारी होगी। ठीक है। इंडियन पॉलिटी जो होता शुरू करेंगे हम लोग। इंडियन पॉलिटी पहली हमारी क्विक सीरीज मानी जाएगी। चलिए, और हमने क्विक सीरीज इसके पहले भी पढ़ाया है, और आप देखिए आरओ का क्वेश्चन जितना आया था बहुत आसान आया था, इसलिए जो होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आसान से आसान, कठिन से कठिन जो भी पूछे सबके लिए हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा के संबंध में पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश पर किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा हम उसी को रखते हैं, याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पे जो होता है संविधान सभा का गठन किया गया था। और सभा में निर्वाचन की बात करें तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि, ठीक है, मतलब 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुन के जाते थे। ठीक है। निर्वाचन कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में जो होता है इसका निर्वाचन हुआ था। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 जो होता निर्धारित थी। 296 जो होता है ब्रिटिश प्रांत थे, और 93 जो होते थे देसी रियासतें थी। जो छोटे छोटे राजा होते थे, ठीक है, गाँव में, वो देसी रियासतें की संख्या कितनी थी? 93 थी। ठीक है। अब इसमें से हम बता दें, मुस्लिम लीग जो होता है इसमें से अलग हो गई 389 सदस्यों में से। तो आपके पास 299 सदस्य बच चुके थे, जिसमें 229 जो होता था भारतीय प्रांतों से थे, और 70 जो थे देसी रियासत से थे। ये भी याद रखिएगा। देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, कि कितनी, अगर मुस्लिम लीग अलग होने के बाद जो होता है कितनी सदस्य की संख्या बच चुकी थी, ये कई बार क्वेश्चन जो होता है पूछ दिया गया है, इसलिए जो होता है इसको रखेंगे। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो होता प्रथम बैठक हुई थी। अब ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट बार पीसीएस में पूछा गया कि प्रथम बैठक में संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो देखेंगे 207 सदस्य शामिल हुए थे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, और 207 सदस्य जो थे 207 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। देखिए सबसे बुजुर्ग सदस्य अगर कभी पूछता है कि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन के बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो संविधान सभा में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा मारिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और देखेंगे उपाध्यक्ष के तौर पर एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, बी.टी. कृष्णमाचारी, 2 लोग उपाध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? एच.बी.आर. अयंगर थे। ठीक है। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एस.एन. मुखर्जी, नोट कर लेंगे। जो मुख्य प्रारूपकार थे वो कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब संविधान सभा में फिर 11 दिसंबर को बैठक हुई। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन वैसे रिपीट किया, जैसे अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक आपको बता दी 9 दिसंबर 1946। कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 15 महिलाएं थी। ठीक है। कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 अधिवेशन में, नोट करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। चुनाव क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये तो आपको पता है। ठीक है।
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव। ठीक है, कई बार क्वेश्चन PCS में आरओ में सब में पूछा गया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए थे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को अनुमानित किया। गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950। संविधान जो था अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कुल अधिवेशन की संख्या हमने बता दिया 11 थे। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या पूछे 299। विभाजन के पूर्व कितनी थी? 389 सदस्य थी। ठीक है, निर्माण का समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 18 दिन का इसमें समय लगेगा। आगे चलेंगे, देखेंगे जो संविधान सभा की समितियां थीं इनके अध्यक्ष के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, किनकी जिम्मेदारी कौन सी समितियां की दी गई थी? संघ समिति की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को। संघीय संविधान समिति जो थी ये भी जो था जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय संविधान समिति जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। मसौदा समिति जो था भीमराव अंबेडकर को दिया गया था मसौदा समिति बनाने के। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और राष्ट्रीय ध्वज और तदर्थ समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज और तदर्थ समिति किसको बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब देखेंगे संविधान सभा की प्रारूप समिति कैसे नोट करेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समितियाँ। ठीक है, देखिए क्विक सीरीज चलता रहेगा आपका डेली, हमने बताया 1 घंटे का क्विक सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके लाइक करके चैनल को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। PCS अभी 2 महीने बाकी है, हम लोग बहुत कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रारूप समितियाँ। संविधान समिति गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन। ठीक है, यहाँ पर प्रारूप समितियाँ थे। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। पहला प्रारूप उन्होंने फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। दूसरा जो होता है अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ, डेट याद रखिएगा। और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नोट कर लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला फरवरी 1948 में, दूसरा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, देखेंगे प्रारूप में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष का नाम आप जान गए, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। नोट करेंगे सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, BL मित्र। बाद में जो होता है इनकी स्वास्थ्य तबीयत खराब होने के कारण इनके जगह पर N माधवन राव आए गए। DP खेतान की मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर कौन आ गए? TT कृष्णामाचारी। ठीक है, ये दोनों लोगों का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, किन 2 सदस्यों के स्थान पर जो था व्यक्ति चुने गए थे? BL के स्थान पर किसे चुना गया था? BL मित्र के स्थान पर किसको? N माधवन राव को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पूछा जाए DP खेतान के स्थान पे कौन आए थे? TC कृष्णामाचारी। यही 2 लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं 2 लोगों के नाम पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व जो होता है गठित पहला मंत्रिमंडल। नोट करेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व जो होता है गठित पहला मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला? राष्ट्रमंडल संबंध के और विदेशी मामले इनकी जिम्मेदारी दी गई। सरदार पटेल जी को क्या दी गई? गृह मंत्री बनाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, जान मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय सौंपा गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, CH भाभा को जो था कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था, CH भाभा को। आगे चलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला? खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हर एक एग्जाम में। आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्रालय में। C राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला में। I चुंद्रीगर को जो था वाणिज्य मंत्रालय सौंपा गया। लियाकत अली को जो था वित्त मंत्रालय सौंपा गया।
अब्दुल रफ निस्तार को जो था डाक एवं, ठीक है, डाक और वायु मंत्रालय सौंपा गया। नोट करेंगे, गजाफर अली खां को जो था स्वास्थ्य मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय सौंपा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता रहेगा, तो आप लोग जो होता पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष और वायसराय उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नोट करेंगे, जवाहरलाल नेहरू थे, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया, आगे देखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कौन कौन शामिल थी? नोट करेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया, मतलब आज़ादी के बाद, ठीक है, जो मंत्रिमंडल बना उसमें कौन कौन सदस्य दिया गया। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, पहले प्रधानमंत्री बने, पता है। वैज्ञानिक शोध मंत्रालय दिया गया, राष्ट्रमंडल संबंध के बारे में दिया गया, और विदेशी मामले, ये दोनों तो पहले थे, ठीक है, ये दो और जुड़ गया। पटेल जी को जो होता है गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले में दिया गया। ठीक है, देशी रियासतों के विलय में जो पटेल जी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, ये आपको पता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, BN गॉडगिल को कार्य एवं खान ऊर्जा मंत्रालय बनने के पहले यहाँ CH भाभा को दिया गया था। किसको दिया गया था? CH भाभा को, लेकिन यह CH भाभा को नहीं दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री दिया गया। जान मथाई रेलवे परिवहन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो होता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया था, कई बार पूछा गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय जो था, स्वतंत्र भारत का शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। CH भाभा को वाणिज्य विभाग सौंपा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। RK षणमुखम चित्ती जो होते हैं वित्त मंत्रालय। ठीक है, सर्वाधिक बार बजट जो था, प्रथम बजट पेश करने वाले यही थे। ठीक है, कई बार इनके बारे में पूछा गया। रफ़ीक किदवई संचार मंत्रालय सौंपा गया। ठीक है, किदवई को संचार मंत्रालय सौंपा गया। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो था विधि मंत्रालय सौंपा गया। ठीक है, अब जान गए अंतरिम सरकार के। ये जो होते थे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, अब गलत नहीं होगा। चलिए, संविधान की अनुसूचियाँ देखिए। अनुसूचियाँ और भाग बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अनुच्छेद तो बहुत कहीं से कहीं पूछा जा सकता है, लेकिन जो था अनुच्छेदियाँ और भाग जो था, अनुसूची और भाग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते। ठीक है, चलिए, सभी लोग जो होता है लाइव क्लास में जो होता है जुड़ने की कोशिश करिए। सुबह में जो होता है 7:30 बजे से क्लास चलता है, तो आप जुड़िए। यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है लाइव क्लास में, तो जो भी क्वेश्चन पूछना होगा तो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। पहली अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में देता है। ठीक है, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति अन्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन की बात करता है। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप कई बार पूछा गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, पाँचवीं और छठवीं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाँचवीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ये बहुत बार पूछा गया है। छठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो तक केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात करता है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं की बात करता है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों के मान्यकरण की बात करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की बात करता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान की बात करता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। 10वीं, 11वीं, 12वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9वीं भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9वीं भी। ठीक है, आगे चलेंगे। तो 12 अनुसूचियाँ हो गई। अब हम हेडिंग डालेंगे संविधान के स्रोत।
कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आप जानते हैं हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पीसीएस में सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, ये पीसीएस का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, इनमें से क्या नहीं लिया गया। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था लिया गया, राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया, न्यायपालिका ली गई है। ठीक है, 1935 अधिनियम से लोक सेवा आयोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपातकाल उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये भी जो होता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, 1935 से लिया गया, देख लीजिएंगे अधिनियम से। आगे चलेंगे, ब्रिटेन का संविधान देखेंगे। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, विधि का शासन लिया, संसदीय व्यवस्था हमारी जो था ब्रिटेन से है, विधान प्रक्रिया हमारी ब्रिटेन से है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से है, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से है, परमाधिकार लेख ब्रिटेन से है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से है, द्विसदनवाद जो होता है, ठीक है, द्विसदनवाद जो होता है ये भी कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया। ये सारी चीज़ें जो होती है ब्रिटेन से ली गई हैं। नोट करेंगे, ब्रिटेन का संविधान से विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, विधान प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए से हमने क्या लिया है, मूल अधिकार जो होता है, मौलिक कर्तव्य रूस से है लेकिन मूल अधिकार किससे है, अमेरिका से है, याद रखिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद जो होता है, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से, यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया यूएसए से, आर्टिकल 61 के अनुसार। ठीक है, आगे चलेंगे, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों को नियुक्ति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी जो होता हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम को स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य समागम को स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी कहाँ से, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आगे चले, फ्रांस का संविधान से हमने क्या लिया, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ठीक है, ये फ्रांस के संविधान से। समता और बंधुता के आदर्श, ये भी फ्रांस के संविधान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रांस के संविधान, समता और बंधुता की जो होता है बात कहाँ से, फ्रांस के संविधान से ली गई। नोट करेंगे, सोवियत संघ की रूस के संविधान से क्या लिया, मूल कर्तव्य हमने अभी बताया 4 काम में, प्रस्तावना में न्यायपालिका, जैसे सामाजिक, अगर देखेंगे न्याय की बात करेंगे तो 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, याद रखिएगा। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, न्याय 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, कौन कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का आदर्श माना जाता है। ये कहाँ से, रसिया से, रूस से लिया गया। ठीक है, सोवियत संघ से। रूस का नाम सोवियत संघ था जब इसका विभाजन नहीं हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान से हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये हमने लिया कहाँ से, दक्षिणी अफ्रीका से। जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है, आपातकाल के मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से अपनाया। ये समझ गए, आगे देखेंगे, हेडिंग डालिए, ब्रिटिश शासनाधीन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए।
प्रमुख प्रावधान की बात करें, अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या हो, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। उद्देश्य क्या था, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उद्देश्य पूछा गया है पीसीएस में। ठीक है। मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन थे। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नोट कर लेंगे। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर कहलाने लगा। ठीक है। बंगाल का गवर्नर अब क्या कहा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है। तो अब देखेंगे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। प्रथम न्यायाधीश पूछेगा तो आप नोट कर लीजिएगा, प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई। नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। कंपनी व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग कर दिया गया। नोट करेंगे, कंपनी का और व्यापारिक कार्य जो होते थे और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। 1784 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1784 में बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार और राजनीतिक कार्य जो होते अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 1784। आगे देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को जो था लागू करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813, कंपनी के जो होते हैं व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया 1813 के तहत। अपवाद में चाय और चीन से व्यापार जारी रखा गया। नोट करेंगे, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राज्यों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। नोट कर लेंगे, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, गलती नहीं करना है। आगे चलेंगे। चार्टर एक्ट 1833, कंपनी को वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब वो सीधा भारत का गवर्नर जनरल बन गया। नोट करेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या वो सीधे क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल बन गया। पूरे भारत पर नियंत्रण कर सकता था। विधि का सदस्य गवर्नर जनरल परिषद में शामिल हो गया था। मैकाले जो थे प्रथम, लॉर्ड मैकाले कौन, प्रथम गवर्नर जनरल। नोट करेंगे। आगे देखें, चार्टर एक्ट 1813, जो विधि के सदस्य में प्रथम विधि के मान लीजिए मैकाले दिया द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलें। चार्टर एक्ट 1853, निदेशक मंडल में सदस्य 24 से घटकर 18 हो गए। सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण पदों में भरने के लिए जो होता था प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो गई। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा क्या हो गई, शुरू हो गई। आगे देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय प्रशासन कंपनी में क्राउन के हाथों में। ठीक है, नोट करेंगे, जो भारतीय प्रशासन कंपनी थे वो किसके हाथ में चल गए, क्राउन। ठीक है, क्राउन कहते हैं मतलब सीधे राजा के हाथ में। नोट कर लीजिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त का जो था समस्त ब्रिटिश मंत्रिमंडल में नवगठित सदस्य भारत राज्य सचिव को जो होता है सौंपा गया। किसको, भारत राज्य सचिव को सौंपा गया। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए बनाए गए थे। 15 सदस्य जो थे जो भारतीय परिषद बनाए गए थे वो भारतीय राज्य सचिव को जो होता सहायता के लिए बनाए गए थे। गवर्नर जनरल जो था वो भारत का वायसराय बन गया। पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, अब उसका नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, जनरल नहीं, गवर्नर जनरल नहीं कहा जाए। गवर्नर जनरल पद समाप्त करके उसके असम में भारत का वायसराय और ब्रिटिश राज का प्रतिनिधि होता था। नोट कर लीजिए। आगे चलें। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, वायसराय को आपातकाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। ठीक है, वायसराय को जो था आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। वायसराय कर सकता था। वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्ति थी, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने
भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, कौन? लॉर्ड कैनिंग जो थे। लॉर्ड कैनिंग जो था भारतीय शासन में पहली बार जो था समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस दी गई थी। ठीक है, जो बम्बई और मद्रास थे ये प्रेसिडेंसी को जो था कानून बना सकते थे, इनको कानून बनाने की शक्ति क्या कर दी गई थी? वापस दी गई थी। नोट कर लीजिएगा। हो गया। आगे देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, ये चलेंगे पीसीएस का, हम चल रहे हैं पीसीएस 2025 का 10 अक्टूबर का लक्ष्य हमारा है। ठीक है, इस बार पहले ही जो तय समाप्त कर दिया जाएगा। अभी 2 महीने हैं तो क्विक सीरीज जो होता है 1 महीने में समाप्त करेंगे, फिर जो तक टेस्ट सीरीज मराएंगे। टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा साथ में। इस बार जो होता है पीसीएस रुकना नहीं चाहिए किसी का भी। मेंस का भी सिलेबस 1 से 2 क्वेश्चन डेली हल करेंगे। ठीक है, आपको उसका प्रारूप सिर्फ बताएंगे, लिखने का कार्य आपका होगा। चले, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार मिल गया। सीमित चुनावी प्रावधान था। ठीक है, आगे चलेंगे। तो ये था आपका ब्रिटिश संविधान, ये देखेंगे। अगला भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्टर का सवाल है। 1909 1919 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाति वर्ग धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, पहली बार जो होता है किस अधिनियम के तहत जात वर्ग धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर जो था वाद विवाद पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, किंतु मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चले। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मार्ले मिंटो सुधार था 1909 और 1919 जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, प्रथम बार उत्तरदायी शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और स्थानांतरित। नोट करेंगे, आरक्षित और स्थानांतरित। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सिख ईसाई आंग्ल भारतीय जो थे यूरोपियों के लिए जो था पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, भारत में महिलाओं को प्रथम बार मत देने का अधिकार मिला था। ठीक है, 1919 अधिनियम के तहत। नोट करेंगे, भारत में महिलाओं का प्रथम बार जो था मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। आगे चलेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935, हेडिंग डालिए, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 1919 1935 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ। केंद्र और राज्य के इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ संघ राज्य और समवर्ती सूची पर। ठीक है, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। बर्मा मतलब वर्तमान में म्यांमार भारत से अलग हुआ था किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नोट कर लेंगे, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को जो होता अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, 1934। ठीक है, स्थापना हुई संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग जिसे एसएससी कहते हैं। ठीक है, कि आयोग की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। गलती अब नहीं करना है, नोट करना है और गलती हमें नहीं करना। पीसीएस में कहीं से कुछ भी पूछे। आगे चलें।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। जो माउंटबेटन योजना थी उसे वैधानिक रूप दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान को नामक दो अधिराज्य की स्थापना हुई। नए संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। ठीक है, जब तक नया संविधान नहीं बनेगा तब तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का संविधान या पाकिस्तान का संविधान चलाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। हो गया। अब चलते हैं, हम लोग हेडिंग डालते हैं संविधान के 22 भाग के बारे में चर्चा। इस बार भाग भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए, भाग 22 भाग है और पूछा भी गया था क्वेश्चन में। भाग 1 संघ उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात करता है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। भाग 4 का में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 5 में संघीय सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार की बात भाग 6 में, भाग 7 में निश्चित है, भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया है। भाग 9 पंचायतें हैं, भाग 9 क में नगर पालिका है। ये दोनों यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9 ख में सहकारी समितियाँ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, तीनों पूछा गया है। ये तीनों मिलान करने के लिए आया था। भाग 10 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र के बारे में निबंध है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध की बात करता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद की चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 13 में राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का में अधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 का अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, भाग 15 ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, आरओ में क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है, नोट करेंगे, राजभाषा है। ठीक है, भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा करेंगे। भाग 19 में प्रकीर्ण की बात करते हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की बात करेंगे। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विधि में प्राधिकृत पाठ और निरसन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये 22 भागों की चर्चा। अब गलत नहीं होगा, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, संविधान की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाएगा। सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, मतलब सरल और कठिन। ठीक है, बड़ी संख्या में एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था की है। सरकार की संसदीय स्वरूप है। इसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा है हमारे संविधान में। ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। एकल नागरिकता की बात करता है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। संविधान के संघात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण, पहले एकात्मक फिर संविधात्मक, दोनों देखेंगे। एकात्मक लक्षण जो होता है, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल प्रावधान आदि जो होते हैं संविधान के एकात्मक लक्षण दिखते हैं। इन सब में एकात्मक लक्षण हैं। संघात्मक लक्षण की बात करेंगे, द्वैध राजपथ, ठीक है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका, ठीक है, द्विसदनी ये सब विधायिका, ये सभी जो होते हैं क्या है संविधान के जो होते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने वाले पदाधिकारी कौन कौन से नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति के से
प्रधानमंत्री संघ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो होता है नियुक्ति करते हैं। ठीक है। लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल के प्रशासक, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अनुसूचित जात और जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, संघ राज्य के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति। ठीक है। नोट करेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। ये सभी राष्ट्रपति करते हैं। अन्य की जगह राज्यपाल नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के दो जगह के दो मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। और अन्य की जगह जो होता है राज्यपाल। आगे देखें, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कौन कौन हैं? असमिया, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कंकड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए। ठीक है। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नोट करिए, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नोट करेंगे, 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। हो गया। आगे चलें। 6 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। संपत्ति के अधिकार को हटा करके 6 मौलिक अधिकार मूल अधिकार में बचे हैं। और इनमें से जो होता आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आरओ का। इस बार का पेपर सबसे 10 सालों में सबसे आसान पेपर आरओ का आ गया था। तो मैं सोचिएगा कि पीसीएस का भी क्वेश्चन उतना ही आसान आएगा। ठीक है, कि पीसीएस में हम में जो होता है उतना ही क्वेश्चन आसान आएगा जितना क्वेश्चन आरओ में आया था। चलेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नोट कर लेंगे। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नोट कर लीजिए। हो गया। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, ये नियुक्ति दिया है और आयु दिया अधिकतम। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पढ़ाएंगे नहीं, इसमें स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए आता है। इसको पढ़ाएंगे हम विभिन्न राज्यों के गठन के वर्ष। ठीक है, जो मेन है उसको हम बता दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात 1 मई 1960, गुजरात दे दे, गुजरात जो होता है मुंबई। ठीक है, मुंबई से अलग हुआ, गुजरात बना। ठीक है, गुजरात मुंबई पहले एक थे, 1960 में अलग हो गया। ठीक है, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। ठीक है, आगे देखेंगे। हरियाणा 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ये तीनों जो होते हैं एक साथ राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, नोट कर लीजिए।
मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एक ही दिन जो होता स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 3 राज्यों का गठन एक साथ कब, किन 3 राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975। ठीक है। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के एक साथ स्थापना हुई थी। नोट करेंगे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गोवा 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ जो था 1 नवंबर 2000 को मिलान करने के लिए आएगा। ये जो होता है देख लीजिए, ये मिलान करने के लिए आता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड फिर बना 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर को कौन बना? झारखंड बना। ठीक है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014। नोट कर लीजिए, ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें। क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं। गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अभी 5 क्षेत्रीय परिषद है, अभी बता रहे हैं आगे कौन कौन है। अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री अथवा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय कोई मंत्री होता है। उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है, ये प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। आगे देखेंगे, ये उद्देश्य क्या है इनका? क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य केंद्र राज्य के संबंधों में सुधार करना। निकाय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और इनका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषदें और मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, उनको नोट करिए। उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली में, मध्यवर्ती प्रयागराज में, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में है, दक्षिणी जो था चेन्नई में। पश्चिम की तरफ मुंबई अरब सागर के किनारे बसा, ये आप जान ही रहे हैं, याद हो जाएगा। सबसे दक्षिण में चेन्नई याद ही है। उत्तर में नई दिल्ली राजधानी है, पता ही आपको है। मध्यवर्ती में प्रयागराज को भी याद करना, पूर्वी में कोलकाता, ये 2 चीज़ें याद करना। और सभी तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, मिलान करने के लिए दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे। संविधान का उद्देश्य का यह प्रस्तावना, पहले उद्देश्य का था, बाद में उद्देश्य का ही क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया संविधान में। ठीक है, उद्देश्य का जो प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसे जो था बाद में प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकार कर दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था उद्देशिका में, प्रस्तावना में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, हमने बताया अभी, रूस के संविधान से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, नोट कर लेंगे। 3 प्रकार के न्याय की बात करता, 5 प्रकार स्वतंत्रता की बात करता, नोट करिए। किसकी स्वतंत्रता? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। नोट करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। ठीक है, उद्देशिका के स्रोत, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। नोट करेंगे, जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना जो होता अमेरिका के संविधान से लिया गया। नोट कर लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो भाषा है कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, दोनों बहुत कन्फ्यूजन कर देते हैं, इसलिए जो होता है अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रकृति क्या होगी इसका? न्याय और वाद योग्य नहीं है। ठीक है, जिसकी प्रकृति न्याय और वाद योग्य नहीं है, नोट कर लीजिए। इस पे लेकर कुछ बहस है,
जिनको बहस को हम देखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के वाद और विवाद की बात करेंगे। संबंधित तथ्य। गोलकनाथवाद 1950 में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। ये मामला चला गोलकनाथवाद, ठीक है, भारत सरकार न्यायालय 1950 में। फिर बेरुवाड़ी विवाद में क्या 1960 में आया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये बात हुआ। लेकिन जो होता है, जब केशवानंद भारती वाद जो आया 1973 में, तब ये सही चला, इसकी मान्य हो गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, संसद इसे नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती वाद 1973 में। ठीक है, यही अब माना जाता है। केंद्र और राज्य के संबंध, सहकारिता। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, संसद इसे नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब चलते हैं, पढ़ते हैं नागरिकता। हेडिंग डालिए नागरिकता। भाग 2, भाग 1 खत्म, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 भी ख़त्म करेंगे, फिर एक दिन में 2 भाग ख़त्म करेंगे, तो 22 भाग जो होता है आपका 11 दिन में ख़त्म होगा क्लासेस। लेकिन 11 दिन तो हम क्लास लेंगे नहीं, 5 से 6 दिन जो तब बहुत क्लासेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद बहुत सारे करंट पढ़ाना होता है। तो नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की चर्चा। अनुच्छेद 6 कुछ व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया उनके बारे में है। 7 में पाकिस्तान में प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर जो होता विकास कर रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 9 जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। ठीक है। अनुच्छेद 9 में बताया गया कि जो व्यक्ति जो होता स्वेच्छा से जो होता है विदेशी राज्यों की नागरिकता, ठीक है, विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारों का निरंतरता। अनुच्छेद 11 में संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करता है। नोट करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता के जो थे 5 आधार बताए गए हैं। पहला जन्म से, ठीक है, 5 अधिकार नोट करेंगे 1955 के। तो 5 तरह से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, 3 प्रकार से नागरिकता वंचित किया जा सकता है। नोट करेंगे। जन्म से 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अपवाद स्वरूप राजनयिकों या बच्चों या विदेशियों के बच्चे भी शामिल हैं। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यदि उसका जन्म के समय माता पिता में कोई भी भारत का नागरिक हो। तीसरा, चौथा देशीकरण के द्वारा नागरिकता। चौथा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। ठीक है, अगर हम भूमि का विस्तार कर लेते हैं, किसी को शामिल कर लेते हैं, तभी हम उसको नागरिकता दे देते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। हो गया, आगे चलें। आइए भाग 3 को देख लेते हैं। भाग को 3 के देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा करेंगे। पहली बार मांग कब हुई थी? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकार की पहली बार डिमांड हुआ था। नोट करेंगे। मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, स्रोत है अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। संशोधन 44वां संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 CF को भी हटाया गया था। नोट करेंगे, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसमें अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 CF को हटाया गया। इसलिए जा करके अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार बनाया गया।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। समता का अधिकार, पहला भाग 3, अनुच्छेद 14 से 18। आर्टिकल 14 में विधि की बात करेगा। आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर में समता की बात करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता और छुआछूत की अंत की बात करेगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत, अनुच्छेद 18 में क्या, उपाधियों के अंत की बात करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे समता के स्वतंत्र अधिकार के संबंध में अन्य तथ्य। विधि के समक्ष समता, ब्रिटिश मूल का अधिकार, नकारात्मक संदर्भ में किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा। विधि की समता में कोई भी व्यक्ति जो होता है कानून से ऊपर नहीं होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलें। विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या होगा, ये विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये नकारात्मक संदर्भ सकारात्मक संदर्भ में है। ठीक है, विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और अध्यारोपित दायित्व दोनों में है। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम बनाए गए हैं। ठीक है, समान विधि का मतलब होता है इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम बनाए गए। ठीक है, बिना भेदभाव के समान के साथ जोता समान व्यवहार करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। विधि के समान संरक्षण का मतलब ये हुआ। विधि का शासन का मतलब क्या होता है, डायसी के अनुसार विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। नोट करेंगे, डायसी के अनुसार जो होता है विधि के समक्ष जो होता है समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। नोट करेंगे। इस संदर्भ में भारतीय व्यवस्था में लागू कारक कौन कौन है, इच्छाधीन व्यक्ति शक्तियों की अनुपस्थिति, विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी, विधि के समक्ष समता अति आवश्यक है, यानी कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि का शासन को संविधान के मूल तत्व माना है। नोट करेंगे, विधि के शासन को संविधान का मूल तत्व माना है। विधि का शासन हो गया। आगे चलिए, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी के तहत शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता बिना हथियार के। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी के तहत संगम या संघ बनाने का अधिकार है। डी के तहत अनुच्छेद 19 डी में भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार है। ठीक है, आगे देखेंगे। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ई में भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 ई में नोट करेंगे, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज जी में कोई भी वित्तीय उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हो गया, आगे चलें। अनुच्छेद 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत शामिल का, एक अपराध के लिए एक बार सिर्फ सज़ा मिलेगी। ठीक है, एक अपराध के 2 बार सज़ा नहीं हो सकती है। ठीक है, अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। अब इन्हें एक नया कानून जो लागू है उसके तहत नहीं, जो अपराध किया था उस समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। दूसरा, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे बाध्य स्वयं के अपने विरुद्ध जो था न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नोट करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, पहला देखेंगे, एकांत कारावास के विरुद्ध के अधिकार है, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार है, अभिरक्षा में और हिंसा के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखते रहिएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है, बहुत चर्चा में रहता है ये। पैर में डंडा और बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है। ठीक है,
जीवन की रक्षा का अधिकार है, ठीक है, जीवन की रक्षा का अधिकार है। और देखेंगे निजता का अधिकार है, पुट्टस्वामी केसु 2017 में। महिलाओं की शालीनता और गरिमा से जीने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार है। हानिकारक उद्योग के विरुद्ध सुरक्षा के अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल की सहायता के लिए अधिकार, ठीक है। आगे देखेंगे विदेश यात्रा का अधिकार है, मेनका गांधी विवाद 1978 में विवाद हुआ था। आश्रय का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार है, राज्य के बाहर, ठीक है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार है, अनुच्छेद 21 को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे चलें, आर्टिकल 22 निरोध और गिरफ्तारी के संरक्षण में हिरासत लेने के कारण बताना होगा, क्यों हिरासत लिया गया किसी व्यक्ति को। अगर हिरासत का कारण, फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी करना होगा, लेकिन रास्ते का समय छोड़ करके, याद रखिएगा। अपने पसंद के वकील के सलाह लेने का, जिसको हिरासत लिया गया जिस व्यक्ति को, वो अपने वकील से जो था अपने पसंदीदा वकील से सलाह लेने के लिए उसे अधिकार है, ठीक है, नोट करेंगे। आगे चलें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाग 3 अनुच्छेद 23 से 24। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 24 बालकों को नियोजन के कारखानों में प्रतिषेध है, नोट करेंगे, ठीक है, बालकों के नियोजन के कारखानों में प्रतिषेध है, ठीक है। ये 23-24 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया नोट। हेडिंग डालिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। 30 जो था शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है, ठीक है, नोट कर, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है शिक्षा में, आर्टिकल 30 के तहत। आगे चलें, आर्टिकल 30 के साथ, ठीक है। लास्ट देखेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भाग 3 अनुच्छेद 32, ठीक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रीट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी कर सकता है संवैधानिक उपचार। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। परमादेश, मैंडेमस जिसे कहते हैं, हम आदेश देते हैं, परमादेश का अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध लेख, इसका अर्थ होता है रोकना, प्रतिषेध लेख का मतलब होता है रोकना, ठीक है, मिलान करने के लिए आया था। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, उत्प्रेषण, ठीक है, प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अधिकार परीक्षा का लेख का अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, ठीक है। अधिकार परीक्षा का लेख क्या होता है, अर्थात प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये भाग 3 आज समाप्त हुआ। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे भाग 4 पर। भाग 3 समाप्त होगा, ठीक है, भाग 4 पर देखेंगे। तो भाग 3 पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, इसको क्विक सीरीज में जो होता है नोट कर लेंगे, ठीक है। एक आप शॉर्टकट नोट बनाएंगे, ठीक है, एक शॉर्टकट नोट बनाएंगे जिसमें होता है इस क्विक सीरीज को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। फिर इसके बाद जो होता है इसका डिस्क्रिप्टिव क्लास पे दिया जाएगा, लेकिन बहुत कम समय में जो रिवीजन नहीं क्लास होगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवीजन करना, तो रिवीजन क्लास में हम क्विक सीरीज को बनाएंगे, ठीक है। तो क्विक सीरीज को इसको बना लीजिएगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा डेली उस पर क्विक सीरीज पे बनाइएगा, एक नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा पेज नहीं होगा, ये समझ लीजिए कि 30-35 पेज में जो होता है पूरी तरह से समाप्त कर दिएगा सारे टॉपिक को जो होता है।
तो उसे रिपीट करने में पेपर में बहुत आसान होगा और सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। करंट का भी क्लास जो था आज दिया जाएगा और सी सेट का भी दिया जाएगा, ठीक है। सी सेट का भी क्लास रीजनिंग आज शुरू करेंगे, रीजनिंग से। तो 3 क्लासेज आपको सबमिट की जाएगी। फिर 1 अगस्त से जो होता है इसके लिए जो होता है पीसीएस मेंस का साथ में लेके चला जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन डेली मेंस का कराया जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मेंस का डेली कराया जाएगा, तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।